आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट की सबसे पेचीदा लेकिन सच कहूं तो सबसे दिलचस्प प्रॉब्लम को डिकोड करने वाले हैं। इसे कहते हैं डेडलॉक। डेडलॉक देखिए, जब एक सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस एक साथ रन हो रहे होते हैं ना, तो ये मेक श्योर करना एकदम क्रूशल हो जाता है कि मेमोरी, प्रिंटर्स या फाइल्स जैसे रिसोर्सेज का बंटवारा बिल्कुल सही तरीके से हो। लेकिन कभी कभी ये पूरा मैनेजमेंट बुरी तरह से फेल हो जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम एक ऐसी अजीब सी स्टेट में फंस जाता है जहां से कोई भी प्रोसेस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो चलिए आज इसी डेडलॉक नाम की बीमारी का पूरा डायग्नोसिस करते हैं और इसके सॉल्यूशंस को गहराई से समझते हैं। इस बात को थोड़ा रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं। इमेजिन कीजिए, एलिस के पास एक पेंसिल है और उसे अपना काम पूरा करने के लिए बस एक इरेजर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बॉब के पास एक इरेजर है लेकिन उसे पेंसिल चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही भयंकर जिद्दी हैं। कोई भी अपनी चीज तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका खुद का काम पूरा न हो जाए। अब आप ही सोचिए क्या होगा। बिल्कुल सही, दोनों में से किसी का भी काम कभी पूरा नहीं होगा। वो बस जिंदगी भर एक दूसरे का इंतजार ही करते रह जाएंगे। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में इसी फ्रीज या इसी भयानक गतिरोध को हम डेडलॉक कहते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में सीधे डाइव करते हैं। आज हम सबसे पहले ओएस डेडलॉक्स के बेसिक्स कवर करेंगे। फिर उन 4 जरूरी शर्तों को देखेंगे जो इस प्रॉब्लम को जन्म देती हैं। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स के जरिए इसका एक विजुअल एक्सरे लेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रिवेंशन और अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज की, मशहूर बैंकर्स एल्गोरिदम को समझेंगे और फाइनली डिटेक्शन और उस प्रैक्टिकल अप्रोच को देखेंगे जिसे हम व्यवहारिक अनदेखी कहते हैं। सेक्शन 1, ओएस डेडलॉक्स का परिचय। तो चलिए हमारे मल्टी प्रोसेस सिस्टम्स को अपना शिकार बनाने वाली इस बीमारी को थोड़ा टेक्निकली डिफाइन करते हैं। अगर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो डेडलॉक एक ऐसा स्टेट है जहां प्रोसेस का एक पूरा का पूरा ग्रुप ब्लॉक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ग्रुप का हर एक प्रोसेस कोई ना कोई रिसोर्स होल्ड किए बैठा है और साथ ही किसी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो उसी ग्रुप के किसी दूसरे प्रोसेस ने लॉक कर रखा है, एलिस और बॉब की तरह ही। या फिर आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक सिंगल रेलवे ट्रैक पर आमने सामने से 2 ट्रेनें आ गई हैं और कोई भी ट्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका सीधा सा रिजल्ट ये होता है कि आपका सिस्टम पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, लिटरली फ्रीज हो जाता है। सेक्शन 2, 4 आवश्यक शर्तें। अब देखिए, कंप्यूटर में डेडलॉक ऐसे ही रैंडमली नहीं हो जाता। इसके लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म का बनना जरूरी है। आइए इस प्रॉब्लम की एनाटॉमी को समझते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है कि डेडलॉक होने के लिए इन चारों कॉफमैन कंडीशंस का एक ही समय पर लागू होना बिल्कुल मस्ट है। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब सिस्टम में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है, जैसे कि आपका प्रिंटर। दूसरा है होल्ड एंड वेट, यानी एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्स पकड़ रखे हैं और वो और ज्यादा की डिमांड कर रहा है। तीसरा नो प्रीएम्प्शन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस से जबरदस्ती उसका रिसोर्स नहीं छीन सकता। और चौथा है सर्कुलर वेट, यानी P1 वेट कर रहा है P2 का, P2 वेट कर रहा है P3 का और P3 वापस P1 का। एक पूरी चेन बन गई। अगर इनमें से एक भी कंडीशन टूटती है ना, तो डेडलॉक हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रॉब्लम्स को स्पॉट कैसे करता है। वो सिस्टम का एक विजुअल एक्सरे लेता है। तो इस एक्सरे यानी ग्राफ में हम प्रोसेस को एक सर्कल से और रिसोर्सेस को एक स्क्वायर बॉक्स से दिखाते हैं। अब इसमें 2 तरह के तीर या एजेस होते हैं। पहला असाइनमेंट एज, जो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जाता है, मतलब रिसोर्स मिल चुका है। और दूसरा रिक्वेस्ट एज, जो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जाता है, मतलब प्रोसेस को उस रिसोर्स की जरूरत है। अब जरा इन स्टेप्स को देखिए। अगर हम इन तीरों को फॉलो करें और हमें एक क्लोज्ड लूप या साइकिल दिख जाए, जैसे प्रोसेस 1 से रिसोर्स 1, फिर प्रोसेस 2 और वापस रिसोर्स 2 से प्रोसेस 1 तक, तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बारीक सा कैच है। अगर सिस्टम में हर रिसोर्स का सिर्फ एक ही इंस्टेंस है, जैसे मान लीजिए आपके पास पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही प्रिंटर है, तो ग्राफ में साइकिल बनने का मतलब है 100% डेडलॉक गारंटीड। लेकिन अगर रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, मान लीजिए 3 एक जैसे प्रिंटर रखे हैं, तो साइकिल बनने का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम डेडलॉक हो ही गया है। ये बस एक वार्निंग है। हो सकता है कोई तीसरा प्रोसेस अपना काम खत्म करे और एक प्रिंटर फ्री कर दे, जिससे वो साइकिल खुद ब खुद टूट जाए। सेक्शन 4, प्रिवेंशन बनाम अवॉइडेंस। अब हमने बीमारी देख ली, लक्षण देख लिए, तो बात करते हैं इसके इलाज की, या कहूँ तो बचाव बनाम इलाज की।
देखिए, डेडलॉक प्रिवेंशन एक बहुत ही ब्लंट और सख्त अप्रोच है। ये सीधा उन 4 कॉफमैन कंडीशंस में से किसी एक को हमेशा के लिए नामुमकिन बना देता है। जैसे कि रूल बना दिया कि भाई कोई प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड करके बैठेगा ही नहीं। लेकिन सच कहूं तो ये बहुत कंजर्वेटिव तरीका है और इससे रिसोर्सेज बुरी तरह वेस्ट होते हैं। इसके ऑपोजिट है डेडलॉक अवॉइडेंस। ये बहुत ही डायनामिक और स्मार्ट अप्रोच है। इसमें ओएस हर नई रिक्वेस्ट को मैथमेटिकली कैलकुलेट करता है और सिर्फ वही रास्ता चुनता है जो सेफ हो। लेकिन हाँ, इसके लिए ओएस को पहले से ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में कौन सा प्रोसेस मैक्सिमम कितने रिसोर्स मांगने वाला है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे सेक्शन 5 की, द बैंकर्स एल्गोरिथम, डेडलॉक अवॉइडेंस का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट, जिसे लेजेंडरी कंप्यूटर साइंटिस्ट एड्सगर्ड डब्ल्यू डाइक्स्ट्रा ने डिजाइन किया था। अब आप सोचेंगे इसका नाम बैंकर्स एल्गोरिथम क्यों है? क्योंकि ये लिटरली वैसे ही काम करता है जैसे कोई बैंक मैनेजर लोन अप्रूव करते टाइम करता है। कोई भी समझदार बैंक मैनेजर किसी एक कस्टमर को इतना लोन नहीं दे देगा कि बैंक का अपना सारा कैश ही खत्म हो जाए, राइट? वो हमेशा बैकअप रखता है ताकि कम से कम एक क्लाइंट का काम पूरा हो सके और वो पैसे लौटा सके। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिल्कुल यही करता है। वो रिसोर्सेज तभी बांटता है जब वो इस बात की पक्की गारंटी दे सके कि सभी प्रोसेस एक सेफ स्टेट में रहेंगे और अपना अपना काम खत्म कर पाएंगे। अब जरा इस डेटा पर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारे सिस्टम का एक करंट स्नैपशॉट है। हमारे पास 5 प्रोसेस हैं, P0 से P4 तक, और 3 तरह के रिसोर्स हैं, A, B और C। एलोकेशन वाला कॉलम हमें बता रहा है कि फिलहाल किसके पास कितने रिसोर्स हैं। मैक्स कॉलम बता रहा है कि उन्हें अपना टास्क पूरा करने के लिए टोटल कितने रिसोर्स चाहिए होंगे। और अवेलेबल हमें बता रहा है कि सिस्टम के पास अभी फ्री पूल में 2 A, 1 B और 1 C बचे हैं। बस सारा का सारा मैजिक इसी डेटा से शुरू होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? बैंकर्स एल्गोरिदम ये कैलकुलेट करता है कि हर प्रोसेस को एक्चुअल में और कितनी ज़रूरत है। ये मैथ बहुत ही सिंपल है, बस मैक्स में से एलोकेशन को माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, P0 को टोटल चाहिए 753 और उसके पास पहले से है 010, तो उसकी नीड यानी ज़रूरत बची 743। बिल्कुल इसी तरह हम हर प्रोसेस के लिए एक पूरी की पूरी नीड मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। इससे हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्रोसेस अपनी फिनिश लाइन से कितना दूर है। आप देखिए इस सेफ्टी एल्गोरिदम का असली जादू। सिस्टम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखता है जो अभी 422 हैं और नीड मैट्रिक्स में स्कैन करता है कि क्या किसी का काम इससे चल सकता है। P0, P1 और P2 की नीड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन है P3 को सिर्फ 011 चाहिए, तो सिस्टम फटाक से P3 को रिसोर्स दे देता है। P3 अपना काम खत्म करता है और जाते जाते अपने सारे पुराने रिसोर्सेज भी वापस सिस्टम को लौटा देता है। बूम! अब सिस्टम का अवेलेबल पूल बढ़कर 422 हो गया। अब इस नए पूल से हम P1 की ज़रूरत पूरी कर देते हैं और उसके बाद P2 की, क्योंकि हमें एक ऐसा परफेक्ट सीक्वेंस मिल गया जिससे हर प्रोसेस बिना रुके अपना काम खत्म कर सकता है। इसे हम सेफ सीक्वेंस कहते हैं। मतलब हमारा सिस्टम फिलहाल एकदम सेफ है। चलिए, अब देखते हैं कि जब कोई नया रिक्वेस्ट आता है तो क्या होता है। मान लीजिए P1 अचानक से 101 की डिमांड कर देता है। ओएस तुरंत 2 चेक करेगा। पहला, क्या ये रिक्वेस्ट उसकी अपनी मैक्सिमम नीड लिमिट के अंदर है? जी हाँ। दूसरा, क्या सिस्टम के पास अभी उतने रिसोर्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल है। अब यहाँ ओएस एक बहुत स्मार्ट चाल चलता है। वो सच में रिसोर्स देता नहीं है, वो बस प्रिटेंड करता है, एक नाटक करता है कि रिसोर्स दे दिए गए हैं। वो अपने अवेलेबल पूल में से 101 माइनस करके देखता है, जिससे एक नया इमेजिनरी अवेलेबल पूल बन जाता है 110। और अब सिस्टम इस नए 11-1 पूल के साथ फिर से पूरा सेफ्टी एल्गोरिदम रन करता है। लेकिन रुकिए, प्रॉब्लम हो गई। अब P3 को अपना काम पूरा करने के लिए एक C रिसोर्स चाहिए, जो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि C तो 0 हो चुका है। P1 को 2 B रिसोर्स चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। लिटरली कोई भी प्रोसेस अपना काम शुरू नहीं कर पा रहा है। ये एक डेंजरस अनसेफ स्टेट है। जैसे ही ओएस को ये रियलाइज होता है, वो तुरंत P1 की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है और उसे वेट करने को बोल देता है, और इस तरह सिस्टम डेडलॉक से बच जाता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 6, डिटेक्शन और व्यावहारिक अनदेखी। अब देखिए, थ्योरी में तो ये सारा मैथ्स और एल्गोरिथम सुनने में बहुत ही शानदार लगते हैं, लेकिन अब टाइम है एक रियलिटी चेक का। रियल वर्ल्ड में हमारे रोजमर्रा के लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स में आखिर क्या चल रहा होता है? सच तो ये है कि जो सिस्टम्स डेडलॉक को प्रिवेंट या अवॉइड करने का सिरदर्द नहीं पालते, उन्हें फिर डेडलॉक होने के बाद बहुत ही अग्रेसिव तरीके से रिकवर करना पड़ता है। वो क्या करते हैं कि समय समय पर अपने वेट फॉर ग्राफ्स में साइकिल्स ढूंढते रहते हैं।
अगर उन्हें डेडलॉक मिल गया तो फिर ओएस को एक विलेन बनना पड़ता है। वो क्या करेगा, या तो वो डेडलॉक में फंसे किसी एक बेचारे प्रोसेस को बेरहमी से किल यानी टर्मिनेट कर देगा, या फिर जबरदस्ती उससे उसके रिसोर्सेज छीन लेगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि उस प्रोसेस को अपना सारा काम एकदम जीरो से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा और शायद सबसे फनी सीक्रेट बताती हूँ। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अप्रोच एक बहुत ही मजाकिया नाम के साथ आता है, दी ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम। जी हाँ, शुतुरमुर्ग। मतलब रेत में अपना सिर गाड़ लो और प्रिटेंड करो कि बाहर कोई खतरा है ही नहीं। इतने सारे कॉम्प्लेक्स मैथ्स थ्योरीज और बैंकर्स एल्गोरिदम को डीप में समझने के बाद आपको ये जानकर लिटरली शॉक लगेगा कि कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसी ऑस्ट्रिच अप्रोच को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। और ये चीज़ हमें इंजीनियरिंग के सबसे बड़े रूल के बारे में बताती है, सब कुछ एक ट्रेड ऑफ है। विंडोज़, मैक या यूनिक्स ये सभी डेडलॉक्स को लगभग पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बैंकर्स एल्गोरिथम को हर 1 मिलीसेकंड में हर सिंगल रिसोर्स रिक्वेस्ट पे रन करने से आपका सिस्टम इतना स्लो हो जाएगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और सच कहें तो आज के टाइम में डेडलॉक्स बहुत ही रेयर हैं। इसलिए एक परफेक्ट मैथमेटिकल सिस्टम बनाने के चक्कर में परफॉर्मेंस की बलि चढ़ाने के बजाय ओएस डिजाइनर्स ने सोचा कि यार अगर साल में एक आध बार सिस्टम फ्रीज हो भी जाता है तो यूजर खुद ही उसे मैनुअली रीबूट कर लेगा। सिंपल। तो घुमा फिराकर बात वहीं आ जाती है कि आप आखिर डिजाइन क्या कर रहे हैं। अगर आप नासा के लिए मंगल ग्रह पर जाने वाला रोवर डिजाइन कर रहे हैं तो फॉर श्योर आपको बैंकर्स एल्गोरिदम की वो गारंटीड सेफ्टी चाहिए। लेकिन अगर आप एक हाई एंड गेमिंग पीसी बना रहे हैं तो आपके लिए स्पीड और परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। तो मैं आपको बस इस एक थॉट के साथ छोड़ती हूँ, कल को एक सिस्टम आर्किटेक्ट के तौर पर आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? बैंकर्स एल्गोरिदम की वो परफेक्ट मैथमेटिकल सेफ्टी या फिर ऑस्ट्रिच अप्रोच का वो हाई परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल जुगाड़?